नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। हमारा खास कार्यक्रम मुद्दे की बात, और आज बात सबसे पहले महामारी के मृत्यु लोक की। इस शब्द का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रयागराज के गांव में कोरोना लोगों के लिए काल बन गया है और बीते 1.5 महीने में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। जो लोग मरे उनमें बुखार और सर्दी जुकाम के लक्षण थे, यानी वही लक्षण जो कोरोना के मरीजों में होते हैं। लेकिन कोई जिम्मेदार उनकी जांच कराने के लिए नहीं पहुंचा। 5,500 की इस आबादी वाले गांव को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। मजबूरी में गांव वालों को अपना इलाज खुद से करना पड़ा और फिर देखते ही देखते पूरा गांव मृत्यु लोक में तब्दील हो गया। प्रयागराज के गांव में फैली महामारी। 50 दिन में 50 मौत से मचा हड़कंप। विदेशों से आई महामारी शहरों से होते हुए कैसे गांव-गांव तक पहुंच गई है और कैसे एक एक करके लोगों की जान ले रही है, ये जानना हो तो प्रयागराज के श्रृंगवीरपुर ब्लॉक की मेंडारा गांव चले आना। प्रयागराज से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है मेंडारा गांव, जहां सिस्टम की उदासीनता ने कोरोना ऐसे फैलाया कि पूरे गांव के लिए काल बन गया। पिछले 1.5 महीने में यहां 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जो लोग मरे, ज्यादातर को सर्दी जुकाम हुआ था। संगम नगरी प्रयागराज के श्रृंगवीरपुर ब्लॉक के मेंडारा ग्राम सभा में इन दिनों मातम का माहौल है। पूरी ग्राम सभा में कोहराम मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है। वजह यह है कि मौत इन दिनों यहाँ पर लोगों पर झपट्टा मारकर उन्हें अपना निवाला बना रही है, उनका शिकार कर रही है। कोरोना की दूसरी लहर में यानी होली के बाद से इस ग्राम सभा में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से एक की मौत कोरोना की वजह से हुई है। बुखार और खांसी कोरोना के लक्षण हैं, लेकिन इस गांव में इलाज की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। जब सांस लेने में दिक्कत हुई तो लोग गांव के ही हकीम के पास पहुंचे, पर ना दवा काम आई और ना ही दुआ। किसी ने तीसरे दिन दम तोड़ दिया, तो किसी ने चौथे दिन, तो किसी ने 5वें दिन। मरने का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि पिछले 50 दिन में 50 से ज्यादा लोग दम तोड़ चुके हैं और अब पूरे गांव में दहशत का ऐसा आलम है कि लोग घरों से बाहर कदम रखने से भी हिचकने लगे हैं। सड़कों और गलियों में पूरे दिन सन्नाटा पसरा रहता है। इन मौतों के बाद से पूरी ग्राम सभा में कोहराम मचा हुआ है। लोग जबरदस्त डर व दहशत में हैं। गांव के लोग बाहर निकलने से बच रहे हैं। बेहद जरूरी होने पर ही लोग घर के बाहर कदम रखते हैं। गांव की सड़कें, गलियां सूनी पड़ी हुई हैं। हैरत की बात यह है कि मौतों की हाफ सेंचुरी लगने से मचे कोहराम और हाहाकार के बाद भी इस गांव में आज तक ना तो कोई जिम्मेदार अफसर पहुंचा है और ना ही कोरोना की जांच करने के लिए कोई मेडिकल टीम आई। बद इंतजामी ऐसी है कि मौत का तांडव मचने के बाद भी गांव का सैनिटाइजेशन तक नहीं किया गया है। इलाके के विधायक और सांसद भी गांव की सुध लेने का वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं। नकारा सिस्टम ने 5,500 की आबादी वाले इस गांव को भगवान के भरोसे ही छोड़ दिया है। इस वक्त हम मेंडारा ग्राम सभा में ही हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक रास्ता है जो जाकर हाईवे को निकलता है। रास्ता पूरी तरीके से सुनसान पड़ा हुआ है। एक भी शख्स यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि 50 के करीब मौतें होने के बाद से लोग जबरदस्त डर में हैं। अभी हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गांव के बदतर होते हालातों पर चिंता जाहिर करते हुए प्रशासन को हर एक गाँव में बेहतर मेडिकल सुविधाएं पहुँचाने का आदेश दिया था। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी यहाँ सब कुछ भगवान भरोसे ही चल रहा है और अब स्थिति ऐसी हो चुकी है कि पता नहीं कब कौन से घर से मरने की खबर आ जाए। प्रयागराज के मेंडारा गांव से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। इस गांव में पीड़ा कलेजे को चीर देने वाली है। किसी ने अपना बेटा खो दिया, किसी अपने पिता खो दिया, तो किसी ने यहाँ पर 2 जून की रोटी का संकट पैदा हो गया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी मौत के बाद भी कोई जिम्मेदार अफसर गांव में झांकने तक नहीं आया। संक्रमण की आशंका के बीच यमराज से लुका छिपी खेल रहे ग्रामीणों को उन आशा बहुओं और आंगनबाड़ी वर्कर्स के भरोसे छोड़ दिया गया, जिनके पास न तो कोरोना की जांच की टेस्टिंग किट होती है और न ही थर्मामीटर। सोचिए इस गांव के लोग किस दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अधिकारी आंकड़े गढ़ रहे हैं। प्रयागराज में कोरोना का तांडव। हर रोज हो रही मौत का कोई हिसाब नहीं। मेंडारा गांव में होली के त्योहार तक तो सब ठीक था। अप्रैल के पहले हफ्ते में भी हालात सामान्य थे, लेकिन दूसरे हफ्ते से कोरोना ने यहाँ लोगों को ऐसा निशाना बनाना शुरू किया कि जिंदगी दांव पर लग गई। अप्रैल के तीसरे और चौथे हफ्ते में शायद ही कोई दिन ऐसा बीता हो जब गांव में कोई अर्थी ना उठी हो
1 अप्रैल से 20 मई तक कोरोना 50 से ज्यादा लोगों की जिंदगी लील चुका है। गांव से सटे हुए दूसरे मजरों को भी जोड़ लें तो ये संख्या 60 तक पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ भी आंकड़ों की जादूगरी जारी है। सरकारी रिकॉर्ड में बहुत छानबीन और दस्तावेज जुटाने की रस्म अदायगी के बाद सिर्फ 35 मौतों का आंकड़ा दर्ज हो पाया है। कि सरकारी रिकॉर्ड इससे अलग है। सरकारी जो रिकॉर्ड है, जो गांव के लेखपाल हैं, उनका कहना है कि 50 से ज्यादा नहीं बल्कि सिर्फ 35 मौतें हुई हैं। बहरहाल इन मौतों के बाद से पूरी ग्राम सभा में कोहराम मचा हुआ है। लोग जबरदस्त डर व दहशत में हैं। गांव के लोग बाहर निकलने से बच रहे हैं। बेहद जरूरी होने पर ही लोग घर के बाहर कदम रखते हैं। वैसे बड़ा वाजिब सवाल है साहब, कोरोना का पता तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जब जांच ही ना हो तो किस बात का कोरोना। वैसे कभी फुर्सत मिले तो आइएगा और आकर देखिएगा कि कैसे इस गांव में किसी ने अपना जवान बेटा खो दिया है तो कोई हंसते खेलते परिवार को कभी ना भूलने वाला गम देकर चला गया। किसी की मांग सूनी हो गई तो कई परिवारों में 2 जून की रोटी का संकट खड़ा हो गया। बुखार, खांसी, जुकाम ही सब ही दवा करे जाते रहे, अब नहीं हो रहा ना, अब जानकारी नहीं रहा सर जी, अब का बताइए। बस ये खांसी जुकाम ये सूखा पड़ गया सीना के। तभी 40 साल उम्र थी और तकलीफ थे, कोई बीमारी नहीं थी। सर्दी बुखार जुकाम था और दवा करने के लिए ले जा रहे थे, इसलिए रास्ता में नहीं पहुंच पाए, खत्म हो गया। संक्रमण की आशंका के बीच यमराज से लुका छिपी खेल रहे ग्रामीणों को सिर्फ आशा बहुओं और आंगनबाड़ी वर्कर्स के भरोसे छोड़ दिया गया है, जिनके पास ना तो कोरोना की जांच की टेस्टिंग किट होती है और ना ही पल्स ऑक्सीमीटर और ना ही थर्मामीटर। गांव की नवनिर्वाचित प्रधान सरोज कई बार जिम्मेदार लोगों से मदद करने की गुहार लगा चुके हैं। इलाके के लेखपाल और रोजगार सेवक बड़े अफसरों से लिखित तौर पर गांव में सैनिटाइजेशन कराने की सिफारिश भी कर चुके हैं, लेकिन उन्हें वायदों के सिवा कुछ नहीं मिला। पिछले करीब 1.5 महीने के अंदर 40 से 45 मौतें हुई हैं और इसमें कुछ जो है 40-50 के अंदर के एज वाले की मृत्यु हुई है, बाकी जो है 60+ वाले थे। हम जो है सरकार से मांग करते हैं कि हमारे यहाँ जो है सैनिटाइजेशन की व्यवस्था कराया जाए और उसके साथ साथ जो बहुत ही गरीब परिवार के लोग हैं उनको जो है शासन स्तर पे जो भी आर्थिक सहायता होना चाहिए वो किया जाए, ताकि उनके जीवन यापन में कोई बाधा न उत्पन्न हो। हमारे पास यही रिकॉर्ड है, अभी तक मई, अप्रैल और ये मार्च मई में लगभग 32-33 लोगों की मृत्यु हुई है। जो पहले से कुछ लोग बीमार थे उनकी मृत्यु हुई। कोरोना से बीमारी से केवल एक व्यक्ति मृतक हुआ है। गांव में एक यूनानी अस्पताल भी है, लेकिन सरकारी है, लिहाजा वहां अक्सर ताला ही लटका रहता है। डॉक्टर साहब हफ्ते 10 दिन में ग्रामीणों की बेबसी और लाचारी को देखने की रस्म अदायगी करने आ जाते हैं। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है, इसकी रियलिटी जानने के लिए एबीपी गंगा की टीम आज ग्राउंड जीरो पर उतरी हुई है और हम जगह जगह से रियलिटी चेक कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं संगम नगरी प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर ब्लॉक के मेंडारा ग्राम सभा में और यहाँ देख सकते हैं आपकी यहाँ राजकीय यूनानी चिकित्सालय है, सरकारी अस्पताल है। और मेंडारा गांव के बारे में बता दें कि पिछले 1.5 महीने में यहाँ पर लगभग 50 लोगों की मौत हो चुकी है। 50 मौतों से गांव में हाहाकार मचा हुआ है। गांव के लोग डर व दहशत में हैं। मेडिकल टीम अभी तक यहाँ नहीं पहुंची हुई है, लेकिन सरकारी अस्पताल का क्या हाल है ये आप देख लीजिए। इस वक्त दोपहर के तकरीबन 1:30 बज रहे हैं, लेकिन अस्पताल में ये जो यूनानी हॉस्पिटल है यहाँ पर ताला लटका हुआ है। बकरियां बांधी गई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये पेड़ में बांध करके जो बकरियां हैं उन्हें बांध करके रखा गया है। तमाम बकरियों के बच्चे यहाँ पर बांध कर रखे गए हैं और ऐसा लगता ही नहीं है कि ये कोई अस्पताल है। अस्पताल में इलाज नहीं मिल पा रहा है तो गांव वालों ने अस्पताल के बरामदे में बकरी बांधना शुरू कर दिया है। ये राजकीय यूनानी हॉस्पिटल है, यहाँ यूनानी दवाई मिलती है। मेरा घर सामने ही है अस्पताल के और यहाँ कोई सुविधा नहीं है, कोई तरीके की दवा नहीं मिलती और डॉक्टर तो जो है कोरोना काल से जो है डॉक्टर यहाँ नहीं आते। अभी 1 महीने से चपरासी आते हैं, झाड़ू लगाते हैं, 2-3 घंटा रहते हैं, वो चले जाते हैं। रोज आते हैं चपरासी? रोज नहीं, हफ्ते में 2-3 दिन आ गए या 1 हफ्ता लगातार आ गए तो फिर नहीं आए। ऐसे 1 महीने से हो रहा है। इससे पहले तो जो है बंद था तो बंद ही था। मरगढ़ बन चुके मेंडारा गांव के बारे में जब एबीपी गंगा ने शहर में बैठे स्वास्थ्य महकमे के बड़े हुक्मरानों से बात की तो उनके पास बात करने तक का वक्त नहीं था। जैसे तैसे एडिशनल सीएमओ सत्येंद्र राय से बात हुई।
नहीं, ये चीज़ हम लोग के संज्ञान में आप द्वारा आज लाई जा रही है, लेकिन कल ही हम अपना एक टीम बनाते हुए इसको जांच के लिए भी भेज देते हैं और सुपरवाइजर स्तर और एक मेडिकल अफसर के स्तर के टीम बना के भेजते हैं, जिससे कि वो क्लिनिकली भी देख लें कि क्या वाकई वहाँ कोई बीमारी तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसी बीमारी हो जो कोरोना तो नहीं है, बट हो सकता है कोई दूसरी बीमारी भी कभी कभी आ जाती है, तो वो हम लोग कल जांच करवा लेते हैं। लेकिन काश ये आश्वासन वक्त रहते मिला होता, काश ये जांच वक्त रहते हो गई होती तो दर्जनों लोगों को मरने से बचा लिया होता। लेकिन हमारे यहाँ तो मौत को तमाशा बनाने की रिवायत है। जब तक मौत संख्या नहीं बनती, सिस्टम की नींद नहीं टूटती। प्रयागराज के मिंडारा गांव से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखिए आपने तस्वीर, जांच होगी लेकिन जांच के पहले ही बोल रहे हैं कोरोना नहीं है। और अब बात करते हैं फंगस के ब्लैक एंड व्हाइट चक्रव्यूह की, क्योंकि अभी ब्लैक फंगस से निपटने के उपाय खोजे जा रहे थे। अब एक और फंगस ने खतरे की घंटी बजा दी है। इस फंगस का नाम है व्हाइट फंगस, जिसे चिकित्सकीय भाषा में कैंडिडा कहते हैं। लेकिन जब ये रक्त में पहुंच जाता है तो इसका नाम कैंडिडिमिया हो जाता है। डॉक्टर इस बहुरूपिया फंगस को ब्लैक फंगस से भी ज्यादा खतरनाक बता रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए और फंगस की ब्लैक एंड व्हाइट वाली इस पूरी थ्योरी को समझिए। पहले कोरोना की मार, फिर ब्लैक फंगस का वार, अब व्हाइट फंगस से हाहाकार। फंगस का ब्लैक एंड व्हाइट चक्रव्यूह। जहां एक तरफ कोरोना की महामारी लोगों की जान ले रही है, ब्लैक फंगस लोगों को अंधा बना रही है, वहीं अब व्हाइट फंगस की दस्तक ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। डॉक्टर्स की माने तो ये व्हाइट फंगस ब्लैक फंगस से भी ज्यादा खतरनाक है। व्हाइट फंगस पर डॉक्टर्स की चेतावनी। ब्लैक फंगस से ज्यादा खतरनाक है व्हाइट फंगस। जिंदगी जैसे मानो ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के चक्रव्यूह में आकर फंस गई है, क्योंकि ब्लैक फंगस लोगों की आंख छीन रहा है तो व्हाइट फंगस फेफड़ों में रक्त के रास्ते बंद कर दे रहा है। चिकित्सीय भाषा में व्हाइट फंगस को कैंडिडा कहते हैं, लेकिन जब ये रक्त में पहुंच जाता है तो इसका नाम कैंडिडिमिया हो जाता है। यहीं से शुरू होता है इस खतरनाक फंगस का खौफनाक खेल। त्वचा से लेकर दिमाग तक होता है असर। मस्तिष्क में पहुंचने के बाद सोचने समझने की शक्ति पर डालता है असर। शरीर के हर अंग को प्रभावित करता है व्हाइट फंगस। कोरोना से सर्वाधिक नुकसान फेफड़ों को हो रहा है। व्हाइट फंगस भी फेफड़ों पर हमला करता है। अगर कोरोना मरीजों में इसकी पुष्टि हो जाए तो खतरा जान तक पहुंच जाता है। ब्लैक फंगस से जूझ रहे लोगों के सामने अब व्हाइट फंगस नाम के नए फंगल इन्फेक्शन की चुनौती है। ये बीमारी ब्लैक फंगस से भी खतरनाक मानी जा रही है। बिहार के पटना और मध्य प्रदेश में इसके मरीज सामने आए हैं। ये फंगस खून के माध्यम से फेफड़ों के अलावा मुंह के अंदरूनी हिस्से, पेट, आंत, किडनी, दिमाग और निजी अंगों से लेकर त्वचा और नाखून को संक्रमित कर रहा है। ये जरूरी नहीं कि व्हाइट फंगस से संक्रमित मरीज कोरोना बीमारी के शिकार हों। ब्लैक फंगस की तरह व्हाइट फंगस से निपटने के लिए भी सरकार खुद को तैयार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक फंगस तेजी के साथ फैलता जा रहा है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर ब्लैक फंगस के लिए अलर्ट किया है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, तेलंगाना, तमिलनाडु जैसे राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया। इन सभी राज्यों में ब्लैक फंगस के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। ब्लैक फंगस महामारी का प्रकोप दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अकेले लखनऊ में ब्लैक फंगस के संक्रमण से अब तक 4 लोग जान गंवा चुके हैं और करीब 140 लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, गोरखपुर समेत अन्य जनपदों में इसके मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। अब तक 300 से ज़्यादा केस यूपी में सामने आ चुके हैं। आँख, नाक से दिमाग और फेफड़े तक फैलने वाला ये संक्रमण नमी पाकर तेजी से पनपता है। यही वजह है कि बारिश में इसके और तेज होने की आशंका है। ब्लैक फंगस की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस बीमारी से निपटने की कमान संभाल रहे हैं। ब्लैक फंगस से संक्रमित लोगों की संख्या, उनके उपचार और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए वो पल पल की अपडेट ले रहे हैं। ब्लैक फंगस का खतरा सबसे ज्यादा किसे है और ये किसे हो रहा है ये भी समझ लीजिए। अब तक केस स्टडी बताती है कि ये सबसे ज्यादा उन लोगों को हुआ है जिन्हें कोरोना के दौरान ज्यादा मात्रा में स्टेरॉइड दिया गया और उन कोविड मरीजों को जिन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर या आईसीयू में रखना पड़ा।
इसके साथ ही फंगस उन मरीजों में सबसे ज्यादा देखने को मिला जिनकी कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट दवाएं चल रही हैं। रिसर्च है कि वो करीब करीब 10 मीटर तक फैल जाते हैं और अगर वहां पर वेंटिलेशन ना हो तो वो वहां कंडेंस हो जाते हैं और वो फिर दूसरे लोग उसको ले सकते हैं। तो ऐसे सूरत में आपने अगर खांसा या बोला तो कितनी दूर तक वो एरोसॉल गया, और दूसरा व्यक्ति उसने अगर वो इनहेल किया तो उसके अंदर कितनी डोज गई। इसमें बैरियर जो हमारी नाक और मुंह के आगे है उसका सबसे अहम रोल हो जाता है, और इसीलिए आज के परिप्रेक्ष्य में मास्क एक बहुत ही, मैं कहता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट वेपन है हमारा आज इसकी ट्रांसमिशन साइकिल को रोकने के लिए। ब्लैक फंगस को लेकर यूपी सरकार ने गाइडलाइंस जारी की। वहीं इस फंगस से कैसे बचा जाए, इसको लेकर डॉक्टर्स भी वक्त वक्त पर जानकारी दे रहे हैं। पीजीआई के जो डायरेक्टर हैं वो डॉक्टर धीमन कर रहे हैं, तो एक टीम बनाया गया पूरे उत्तर प्रदेश में। उनकी जो राय आती है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और किस तरह से इसका इंजेक्शन या दवा जो देना है उसी आधार पर हम लोग करेंगे। तो एक इंजेक्शन जिसका ये बार बार जिक्र होता है, जिसके लिए इन लोग ने कहा भी है कि इसको कंट्रोल करने के लिए वो इंजेक्शन, क्योंकि अभी पूरे भारतवर्ष में भी कंपनियों द्वारा बहुत कम सप्लाई दे रही है, इसलिए उसका पूरा वितरण, उस कंपनी के उत्पादन का, उस इंजेक्शन का वितरण ये केंद्र सरकार ने स्वयं अपने हाथ में ले लिया है और सभी राज्यों को संख्या के आधार पर वो वितरण करना शुरू कर दिया। हमको भी थोड़ा थोड़ा करके मिलता है, तो हम लोग अपने मेडिकल कॉलेजेस में जहाँ ज़्यादा इसकी बीमारियाँ की आ रही है वहाँ हम लोग भेज रहे हैं। ब्लैक फंगस में सबसे ज्यादा जरूरी है वक्त पर इसका इलाज शुरू करना, क्योंकि ज्यादातर केस देरी की वजह से बिगड़े हैं। ऐसे में इनके लक्षणों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्लैक फंगस में सबसे ज्यादा जरूरी है वक्त पर इसका इलाज शुरू करना, क्योंकि ज्यादातर केस देरी की वजह से बिगड़े हैं। ऐसे में इनके लक्षणों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बुखार आ रहा हो, सर दर्द हो रहा हो, खांसी हो या सांस फूल रही हो, नाक बंद हो, नाक में म्यूकस के साथ खून आ रहा हो, आंख में दर्द हो, आंख फूल जाए, एक चीज दो दिख रही हो या दिखना बंद हो जाए, चेहरे में एक तरफ दर्द हो, सूजन हो या सुन्न हो, दांत में दर्द हो, दांत हिलने लगे, चबाने में दांत दर्द करे, उल्टी में या खांसने पर बलगम में खून आए, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और वक्त पर इलाज शुरू कर दें। यूपी में लगातार ब्लैक फंगस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को वक्त पर फंगस से लड़ने की दवाई नहीं मिल पा रही है। सरकार ने इंजेक्शन के वॉयल का ऑर्डर दिया, लेकिन अब तक उत्तर प्रदेश को सिर्फ 360 इंजेक्शन मिले हैं, जो यूपी के लिए नाकाफी साबित हो रहे हैं। पीजीआई के जो डायरेक्टर हैं वो डॉक्टर धीमन कर रहे हैं, तो एक टीम बनाया गया पूरे उत्तर प्रदेश में। उनकी जो राय आती है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और किस तरह से इसका इंजेक्शन या दवा जो देना है उसी आधार पर हम लोग करेंगे। तो एक इंजेक्शन जिसका ये बार बार जिक्र होता है, जिसके लिए इन लोग ने कहा भी है कि इसको कंट्रोल करने के लिए वो इंजेक्शन, क्योंकि अभी पूरे भारतवर्ष में भी कंपनियों द्वारा बहुत कम सप्लाई दे रही है, इसलिए उसका पूरा वितरण, उस कंपनी के उत्पादन का, उस इंजेक्शन का वितरण ये केंद्र सरकार ने स्वयं अपने हाथ में ले लिया है और सभी राज्यों को संख्या के आधार पर वो वितरण करना शुरू कर दिया। हमको भी थोड़ा थोड़ा करके मिलता है, तो हम लोग अपने मेडिकल कॉलेजेस में जहाँ ज़्यादा इसकी बीमारियाँ की आ रही है वहाँ हम लोग भेज रहे हैं। यूपी में ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा मामले लखनऊ में सामने आए हैं। वहीं 19 लोगों की ब्लैक फंगस से मौत हो चुकी है। फंगस का वार, जी हाँ, लगातार ब्लैक फंगस के जो मामले हैं वो उत्तर प्रदेश में सामने आ रहे हैं। अगर खाली लखनऊ की बात करें तो 133 से ज़्यादा मामले अकेले लखनऊ में सामने आ चुके हैं। तकरीबन 10 के आसपास जो मरीज हैं उनकी ब्लैक फंगस के चलते लखनऊ में मौत हो चुकी है। और अब जो ब्लैक फंगस बीमारी में एक इंजेक्शन इस्तेमाल होता है उसकी भी कमी देखने को मिल रही है। वहीं आगरा में ब्लैक फंगस से लड़ने के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज में 44 बेड ब्लैक फंगस के लिए रिजर्व कर दिए गए। कोरोना के बाद अब आगरा में ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस लगातार पैर पसार रहा है। हालांकि लगातार केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके लिए आगरा के सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज में 44 बेड आरक्षित कर दिए गए हैं। 3 कैटेगरी में 20-20 और 4 बेड आरक्षित कर दिए गए हैं, और जिसमें 6 मरीजों का इस समय इलाज भी चल रहा है। अगर आगरा में ब्लैक फंगस के केसेस बढ़ते हैं तो इसके लिए पूरी तरह से एसएन मेडिकल कॉलेज ने अपनी तैयारी कर ली है, संसाधन जुटा लिए हैं। मतलब साफ है कि ब्लैक फंगस से लड़ने की तैयारी की जा रही है, लेकिन लोगों की परेशानी सिर्फ ब्लैक फंगस नहीं है। अब उससे भी ज्यादा खतरनाक व्हाइट फंगस ने दस्तक दे दी है, जिससे पूरे देश में दहशत का माहौल है।
लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ अनुभव शुक्ला, ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। मशहूर पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन के प्रणेता रहे सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। ऋषिकेश एम्स में शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अगर पेड़ पौधे रो सकते तो जरूर आंसू बहाते, अगर जंगल दुखी हो सकते तो जरूर शोक मनाते, क्योंकि उनका रखवाला चला गया। एबीपी गंगा प्रकृति के रखवाले सुंदरलाल बहुगुणा को श्रद्धांजलि देता है। नहीं रहे मशहूर पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के प्रणेता का निधन। कोरोना संक्रमित थे सुंदरलाल बहुगुणा। ऋषिकेश एम्स में ली अंतिम सांस। आदरणीय सुंदरलाल बहुगुणा जी अब हमारे बीच में नहीं है। मैं अपनी ओर से, अपने पूरे उत्तराखंड विधानसभा की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। निश्चित रूप से ये अपूर्णीय क्षति हम सबके लिए है। ये प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और जिस प्रकार से उन्होंने पर्यावरण क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान हमारे इस के लिए दिया, वो हमेशा याद आएगा। सुंदरलाल बहुगुणा का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ ऋषिकेश के पूर्णानंद घाट पर किया गया। सुंदरलाल बहुगुणा के निधन पर देश और प्रदेश में शोक की लहर दौड़ पड़ी। पीएम मोदी ने भी सुंदरलाल बहुगुणा के निधन पर शोक जताया। पीएम के अलावा सीएम तीरथ सिंह रावत ने सुंदरलाल बहुगुणा को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री बहुगुणा जी का जाना सिर्फ उत्तराखंड के लिए नहीं, अपितु पूरे देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में श्री बहुगुणा जी के कार्यों को इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने और शोकाकुल परिवारजनों को धैर्य व दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सुंदरलाल बहुगुणा के निधन पर शोक जताया। आपको सुंदरलाल बहुगुणा क्यों इतने लोकप्रिय थे और उनकी क्या उपलब्धियां हैं, वो भी बता देते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा को हिमालय का रक्षक भी कहा जाता था। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। 9 जनवरी 1927 को टिहरी में सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म हुआ था। बहुगुणा ने 13 साल की उम्र में राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। 1956 में शादी के बाद उन्होंने राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लिया और गांव में रहने के दौरान टिहरी में शराब के खिलाफ मोर्चा खोला। 1960 में वन और पेड़ों की सुरक्षा पर उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए 1970 में आंदोलन शुरू किया। चिपको आंदोलन उसी कवायद का हिस्सा था। 1980 की शुरुआत में सुंदरलाल बहुगुणा ने हिमालय की 5000 किलोमीटर की यात्रा की। इस दौरान कई गांव का दौरा कर उन्होंने पर्यावरण सुरक्षा का संदेश फैलाया था। इसके बाद टिहरी बांध के निर्माण के खिलाफ उन्होंने 84 दिन लंबा अनशन भी किया था। हिमालय का रक्षक और पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का जीवन पर्यावरण और प्रकृति के लिए समर्पित रहा। उनका निधन निश्चित हमारे देश और समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।